साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, निरंतर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल साथियों, 28 जून को जो NIOS 6 महीने का PET प्रोग्राम था, उनके द्वारा एक रिट दायर की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। सुरेंद्र सिंह बोरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें जो मुख्य रूप से यह कहा गया कि हमें विभागीय या DLED के बराबर रखा जाए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डायट से DLED होता है उत्तराखंड में 650 सीटों पर, हर एक जनपद पर 50 सीटों, उसके बराबर वो अपने ब्रिज कोर्स को रखने की हम बात कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ ही साथ जो उन्होंने याचिका में मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली, शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली को भी चैलेंज किया है, जिसमें डाइट DLED का जिक्र है या अन्य चीज़ों का जिक्र है। तो वो चाहते हैं कि डाइट DLED के बराबर समकक्ष हमें रखा जाए। साथियों, इसमें कितना दम है, क्या इसका भविष्य है और क्या इससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे अवरोध उत्पन्न होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले ही आप जानते हैं कि 2 याचिकाएं, नंदन सिंह बोरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एक याचिका, दूसरा अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो एक निर्णायक भूमिका इस भर्ती प्रक्रिया में निभाएगी। साथियों, अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हम समय समय पे ये बता रहे हैं कि बहुत पहले से कि अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की जो याचिका है वो इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भविष्य तय करेगी, यह मान के चलिए। वो हम इसलिए कह रहे हैं साथियों क्योंकि इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि जो CTET जनवरी 2021 में हुआ है वो कोरोना की वजह से डिले हुआ है और उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए, जबकि विज्ञप्ति उस वक्त तक क्लोज हो चुकी थी। तो उसके बाद उनका दावा ये है। कितना सही है, क्योंकि पहले जो मार्च के महीने तक की जो हेयरिंग हुई है इस संबंध में, उसमें यह कहा गया था न्यायालय के द्वारा कि अभी शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा रखा गया था कि जून में हमें भर्ती पूरी करनी है, हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है और इस हिसाब से हमें, तो न्यायालय ने उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कमेंट किया था, यह कहा था चीफ जस्टिस के द्वारा कि आप अभी तो आपके पास 2-3 महीने का समय है, तो अभी ले सकते हैं, आप कुछ दिन में उन्हें अलाउ कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी साथियों, अब उसमें क्या बदलाव होता है, क्योंकि वो याचिका बड़ी क्रूशल हो जाती है। वो याचिका बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य तय करेगी, क्योंकि अगर उस याचिका में जो CTET 2021 के अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया जाता है, तो इसके बाद जाहिर तौर पे जो मार्च में UTET हुआ है उसके अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत से जो साथी पहले से जिनका सिलेक्शन हो रहा था, अब इन दोनों से वो जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे। तो ये एक बड़ा पहलू है। इसी के साथ साथ साथियों, इस भर्ती से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है इस याचिका से अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ, यदि इसमें जल्द से जल्द फैसला ना आए, इसमें जल्द से जल्द डिसीजन ना आए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो भर्ती उतनी डिले होगी, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज भी उतनी रहेगी कि जिन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना, यदि मौका दिया जाता है तो फिर महीने भर का कम से कम प्रोसेस होगा। और शिक्षा विभाग आप जानते हैं कि वहाँ पर वैसी स्थिति बड़ी खराब है, समय से कोई कार्य होता नहीं है। तो 1 महीना तो हम अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम होगा, हो सकता है 2 महीने का समय लगे। तो फॉर्म मंगवाए जाएंगे, हम पहले ही जो आशंका जता रहे हैं, फॉर्म मंगवाए जाएंगे तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, महीना भर लगभग हो गया। फिर डाटा एंट्री की जाएगी, उसकी नोट होना जरूरी है, क्योंकि अन्य जो याचिका करता है, जितने भी अन्य याचिकाएं लगाई गई हैं जो भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या जिनको समकक्षता चाहिए, उनकी वैल्यू तब रहेगी, उनका भविष्य तब तय होगा जब अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला कंप्लीट होगा। इसके और नुकसान मैं आपको बताता हूं कि यदि आवेदन दोबारा खुलते हैं, इसके सीधे सीधे प्रभाव आप देखिए, और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जो अंत के जिन अभ्यर्थियों को 1000 पदों, अंत के 1000 पद जिन्हें मिलने थे अभी, वो पद भी नहीं मिलेंगे, वो फिर बदल जाएंगे उनके समीकरण। वो हम इसलिए कह रहे हैं CTET 2021 वाले कैंडिडेट अंदर आएंगे भर्ती में,
यूटेट वाले अभ्यर्थी अंदर आएंगे। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनका 2020 का बैच अंदर आएगा और होपफुली 2021 का बैच भी उनका अंदर आएगा। तो इससे सीधे सीधे उन अभ्यर्थियों के समीकरण खराब होंगे जो अभी तक ये समझ रहे थे कि हमें भर्ती में तो शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये समीकरण चल पड़े तो शायद हम जिस प्रयास कर रहे हैं उसका मान शून्य। वो गणित का सवाल होता है ना, मैथमेटिक्स का, टीचर बताते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है और अंत में 0 आंसर आया, तो वो स्टोरी उसी प्रकार की बन सकती है। तो जो भी याचिका करता है, चाहे नंदन सिंह बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला मामला है, नंदन सिंह बोरा को भी ये संजीदगी से लेना, अगर वो ये वीडियो मेरा देख पा रहे हैं तो उन्हें भी संजीदगी से ये सीरियसली ये लेना चाहिए कि वो जिस प्रयास में कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड को अंदर लेने के लिए, कहीं बाद में उन्हीं पर तलवार न लटक जाए। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। अभी किसी को नहीं पता कि किसका नंबर आएगा किसका नंबर नहीं आएगा, है ना। गुणांकों का भी कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं है विभागीय साइट पे। तो अल्टीमेटली ये है कि अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले में उसका निस्तारण होना जरूरी है। और जैसे ही पहला नंबर लगता है तो मुझे लगता है कि, और जो अल्टीमेट जो चीज़ है कि अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में डिसीजन आए, चाहे उनको लेने के मामले में आए और चाहे उनको न लेने के मामले में आए, वो डिपेंड करता है कि पैरवी किस तरीके से होती है। ना लेने वाला मामला होता है तो पैरवी किस प्रकार से होती है, अगर लेने वाला मामला होता है तो जल्दी से लिया जाए, है ना। तो यदि पैरवी अच्छे से होती है तो शायद ना लिया जाए, क्योंकि मार्च की परिस्थितियां अलग थी, जुलाई में अब हम आ चुके हैं, विभाग पे दबाव है। और अगर लिया जाता है तो उनको लिया जाए समय से, 2-3 हफ्ते का जो समय दिया जाए, जिला फटाफट विज्ञप्ति जारी करें और जल्दी जल्दी इसका निस्तारण करें। और ये अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले की जद में जो अभ्यर्थी अंतिम के पंक्तियों में होंगे उनको नुकसान इससे पहुंच सकता है। अब इसकी जद में यदि न्यायालय एनआईएस के पक्ष में फैसला सुनाती है तो वो प्रभावित होंगे, और यदि एनआईएस के अगेंस्ट फैसला सुनाते हैं तो बीएड वाले प्रभावित होंगे। ये चीज़ समझिएगा। तो ये जो समीकरण बन रही है, जो इक्वेशन बन रही है, इसको आप समय से समझें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि भ्रम में जीने की अपेक्षा हम अपने इस मंच के माध्यम से कभी भ्रमित करने वाली खबर आपको नहीं लाते हैं। जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं और जो वास्तविकता है उससे आपको अवगत कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले में सीरियसली लेने की आवश्यकता है और उसे संवेदनशील रूप से लेने की आवश्यकता है, और तब जाके ये भर्ती आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि सारा मदार उस पर टिका है। नंदन सिंह बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले में वो लोग आवेदन कर चुके हैं, बस उनका फैसला आना है, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हो सकता है रिजल्ट के एक दिन पहले आए, हो सकता है वो सारे केसेस बंच हो जाएं, हो सकता है याचिकाकर्ताओं को राहत मिले, सिर्फ ये भी होता रहा है। तो ये तमाम पहलू हैं, इन पर ध्यान देना है। तो अनुपंत प्राथमिकता के रूप में अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो मामला है वो निपटाया जाना जरूरी है। साथ ही साथ नंदन बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला भी निपटाने की आवश्यकता है, ताकि उसमें भी चीज़ें क्लियर हों। साथियों इसी के साथ साथ जो नई याचिका पड़ी है ब्रिज कोर्स की, जो याचिका पड़ी हुई है 6 महीने का ब्रिज सेतु पाठ्यक्रम की याचिका पड़ी, उनकी जो दलील है सुरेंद्र सिंह बोहरा की तरफ से जो याचिका लगी, उनकी ये तरफ से ये कहा गया है कि जो विभागीय डीएलएड है, डाइट डीएलएड है, उस डीएलएड के समकक्ष हमको रखा जाए, लिहाजा हमने 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया है। और डीएलएड की वरीयता को भी उन्होंने चैलेंज किया है, एक प्रकार से नियमावली को उन्होंने चैलेंज किया है कि हमें भी रखा जाए। तो ये केस लगभग साथियों, अगर आपको याद होगा कि 903 राजीव सिंह राणा वाला केस जो आपको पता होगा, 2019-20 में जो केस लगा था राजीव सिंह राणा, वो केस भी पेंडिंग है और वो पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ था। तो सरकार जो ये ब्रिज कोर्स है, जो ये पीडीपीईटी वाले प्रोग्राम है, पीडीपीईटी प्रोग्राम है 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है, इसके जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो केस है उसको क्या करती है, या तो बंच कर देगी, जो भी केस चल रहा है अभी नंदन सिंह बोरा, अनुपंत, ये सभी बंच कर देगी शिक्षा विभाग, या फिर इसकी सेपरेट से सुनवाई होगी। ये देखने वाली होती, पहली हेयरिंग बाद स्पष्ट हो जाएगा। विभाग की जहाँ तक रहेगी मंशा, वो बंच की ही मंशा रहेगी, क्योंकि विभाग के लिए बार बार हर पर्टिकुलर केस के लिए विभाग न्यायालय में नहीं आता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका वो क्या करता है कि बंच कर दो, जिनकी वजह से स्टे लगा है उनको हटा दो,
और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दो। सबसे बेहतर तरीका यही है। और अभी की परिस्थितियां जो बन रही हैं, अगर याचिकाकर्ता जो भी हैं अनुपंत वाले केस में या जो आपका नंदन बोरा वाले केस में या ये ब्रिज कोर्स वाले जो पीटी प्रोग्राम सुरेंद्र सिंह बोरा वाले केस में, अभी तक की जो परिस्थितियां वो यही बन रही हैं। क्योंकि अगर डिसीजन नहीं आता है सरकार को भर्ती करनी है। अब एक चीज और निकल के आ रही है कि काफी सारे साथी ये देख रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाएं। आप किसके लिए पद बढ़ा रहे हो? खुद से पूछिए, हमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं। खुद के संगठन के लिए पूछिए, आप किसके लिए पद बढ़ा रहे हो? आपको यह नहीं पता कि अभी जो कोर्ट डिसीजन है वो किसके फेवर में आएगा। बेहतर यह है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाने पे फोकस रखा जाए, जिससे कोर्ट के केस फटाफट निपटेंगे। आपने बढ़ाने चाहे 4000 पद, 5000 पद, और वो आपको डिसीजन आपके फेवर में नहीं रहा, आपके अगेंस्ट, तो आपका नंबर तो नहीं आएगा वैसे भी। तो आप किस भ्रम में जी रहे हैं? पदों की संख्या बढ़ाने से बेहतर है भर्ती को पूरी करवाने पर फोकस किया जाए, उससे आपका एडवांटेज होगा। क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि 4000 पदों में मेरा आएगा। आपके पास थोड़ा ना डाटा है कि किसके कितने गुणांक हैं या कौन वर्षवार में कितने स्टूडेंट हैं। आपको थोड़ा ना पता। हो सकता है 2006-7 वालों ने, हो सकता है 7-8 वालों ने, बहुत सारों ने टेट क्वालिफाई कर लिया हो। तो ये डाटा तो किसी के पास नहीं हो सकता कि इतने अभ्यर्थियों ने किया, इतनों ने बीएड कितनों ने किया, यही नहीं पता होगा। ये तो भ्रम वाली स्थिति है ना। पदों से बढ़ाने से बेहतर साथियों आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर संवेदनशील नहीं हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जितना समय लगे चलने दो, पदों की संख्या बढ़नी, पद नहीं बढ़ेंगे। ये हम गारंटीड आपको बता रहे हैं कि जो अभी समीकरण जो बता रहे हैं, जो भी समीकरण निकल के आ रहे हैं शिक्षा विभाग से, जो बातचीत हो रही है, पद एक भी नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और जो पद बढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहते हैं, तो वो पद बढ़ने के पहले ही आ चुके थे। क्योंकि आपके जो ज्ञापन में है सितंबर अक्टूबर के महीने साफ साफ लिख दिया गया था 4000 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। और उसके पीछे जो आरटीआई लगी थी, जिससे सूचना मिली थी पदों की संख्या, तो वो 2600 के आसपास थी। आप 4000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करवाना चाहते हैं, लेकिन आप मिनिस्टर्स या अधिकारियों के सामने वो डाटा प्रस्तुत तो करिए कि 4000 पद खाली हैं। सिर्फ बोल के 4000 पदों पे विज्ञापन जारी नहीं होता। विभाग की अपनी पेचीदगियां होती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, पद नहीं बढ़ेंगे। ये कहने का मतलब एक भी पद नहीं बढ़ेगा। इससे ऊपर विद्यालय निरंतर बंद हो रहे हैं। यदि आपको याद हो, आप किसी भ्रम में जी रहे हैं, आप सीधे आरटीआई लगाइए कि कितने जनपद। आप बेहतर इससे है कि पदों की संख्या बढ़ाइए, आप इससे आरटीआई लगाइए कि कितने विद्यालय बंद हुए हैं, कितने विद्यालयों में छात्र संख्या 10 से कम है। 10 से कम वाला विद्यालय सीधे बंद हो रहा है, समायोजित हो रहा है दूसरे विद्यालय में, तो मर्ज हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितना इस भर्ती को डिले करेंगे, तो जिन अंत के 1000 अभ्यर्थी हैं उनका सीधे सीधे नुकसान है। चाहे टीटी वाले अंदर आए और चाहे अभी पदों की संख्या बढ़ाने पे आपका फोकस रहे, पदों की संख्या घटेगी। ये भर्ती जितनी डिले होगी, पदों की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। आप विज्ञप्ति में लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसका मतलब आप बढ़ाने पे तो आमादा है ही, बढ़ेगी कितनी आप देख लिए। आप आरटीआई लगा के देखिएगा कितने पद रिक्त हैं और कितने विद्यालय मर्ज हो रहे हैं। आप आंकड़ा खुद लगाइए, आरटीआई लगाइए, और पदों की संख्या घटने के प्रबल चांस, उसके आधार तमाम हैं। और सरकार तो तैयार रहती है पदों की संख्या घटाने पे।